चलो जी, अब ठीक है, अब बातें करना खत्म करें। तो लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने ये ब्लास्ट फर्नेस वाला पढ़ा था बेटा। अब थोड़ा ध्यान से, हाँ, तो बड़ा ब्लास्ट फर्नेस वाले में अगर अपन बात करें कि ब्लास्ट फर्नेस में अपन ने एक चीज देखा था कि जो अपने को क्या मिलता है बेटा, पिग आयरन मिलता है। क्या मिलता है? पिग आयरन मिलता है। और हमने यह भी देखा था कि स्लेग का क्या काम होता है, कि सर स्लेग का क्या काम होता है, कि सर स्लेग हमें क्या क्या देता है, प्रोटेक्टिंग लेयर होता है ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है। अभी हम जाके लिख लेंगे वहां पे। अब बेटा ध्यान से कि ये चीज तो हमने पढ़ी ली थी बेटा, थर्मोडायनेमिक हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ कोयला है वो रिड्यूस करता है ऑक्साइड, ये भाई कोयला इसको रिड्यूस कैसे करता है इस चीज को हमने समझ लिया था। ये आपको रिएक्शंस एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करते समय ऐसे नहीं याद करना, आपको ऐसे याद करना है Fe2O3 है उसको रिड्यूस करवा के देखना है Fe3O4 में, तो पता है CO से कराना है तो CO2 बैलेंस कर देना, ठीक है। Fe3O4 को Fe में कन्वर्ट करना है तो क्या CO चाहिए, Fe2O3 को कितना CO डालूं कि FeO ही बन जाए, क्या बन जाए, बैलेंसिंग का खेल है। ये हमने सब पढ़ लिया कि कब रिएक्शन होगी कब रिएक्शन है नहीं होगी, इनको हमें कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। और टेम्परेचर वाला खेल है भाई, आपको बता दिया था एक बार, पढ़ भी लेना, आपको टेम्परेचर बता दिया, इस टेम्परेचर से टेम्परेचर पर ये खेल होगा, ठीक है। अब अपने पास है पिग आयरन, अपने पास क्या है बेटा, पिग आयरन। क्या होता है, कहाँ पर है, कहाँ पे लिखा है, ये वाली, ये तो एनर्जी है ना बेटा, इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसके लिए डेल्टा जी इतना है बेटा। इन दोनों को भाई मुझे इसको इससे रिड्यूस करवा के देखना है, क्या कार्बन इसको कर सकता है क्या, बॉयलिंगम डायग्राम वाला एक क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने, एक क्वेश्चन दिया था, एक Mg की ऑक्सीडाइज की रिएक्शन दे दी थी, वो नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, वो लो रिएक्शन देखूंगा ना, तो FeO प्लस कार्बन है वो रिएक्शन करके बना सकता है कि Fe प्लस CO2, ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, इन दोनों रिएक्शन की डाटा गिवन है हमारे पास में। हाँ तो CO में CO बना दूंगा, इले कार्बन प्लस CO, क्या कहाँ दे रखा है 50, द ओवरऑल रिएक्शन 6.7, द वैल्यू ऑफ बेटा इसमें देख 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी 2 से करना पड़ेगा ना, एक सेकंड रुक जा, फिर एम रुक जा, 2FeO कन्वर्ट होता है Fe प्लस O2 से 341 किलोजूल बिकॉज इज रिवर्स FeO चेंज इन इट द रिएक्शन, ठीक है। ये FeO का है 2C plus O2 to CO1 if we calculate delta GR value for the overall reaction 6.27, कहाँ पे 6.27, इस वाली इक्वेशन के लिए FeO प्लस कार्बन से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं Fe प्लस CO, क्लियर है। तो रुक जाए एक मिनट, तो दोनों को आधा आधा करना पड़ेगा, इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा, क्लियर है, कितना आएगा 1 है, मैं मुझे पता है आधा लेना है, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका आधा करें, -53 के राउंड यार आ गया ना, तो डाटा है तो डाटा के साथ खेल रहा है, अरे समझ में मैं किस रिएक्शन के लिए, तुम यूं सीधा मतलब उसने 6.27 के लिए निकाला है, वो रिएक्शन तो ये कौन सी रिएक्शन है, आया समझ में। तो हमें तो जो हमने जो समझा था वेलिंगम डायग्राम वाला टाइम, उसी चीज को इसने बाकायदा एक्सप्लेन किया है, डाटा दे देगी, हमें डाटा से क्या मतलब है, हमें जो समझने की चीज है कि कौन सा टेम्परेचर वाले पे खेल होगा, जो मैंने तुम्हें समझाया था ये 1073 वाले, इसको अच्छे से पढ़ना एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाएगी जो चीजें हमने समझी थी कि हाँ ये 1073 वाले खेल के बारे में बात कर रहा है। बाकी तो डाटा है, जो डाटा हमने क्वेश्चन करवाया था तुमको। अब बात करते हैं पिग आयरन, किसकी बात करते हैं बेटा, पिग आयरन क्या होता है बेटा, जो हमें ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑब्टेन होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, पिग आयरन। पिग आयरन में क्या होता है बेटा, 4% के अराउंड कार्बन होता है, कितना होता है 4% के, और मेनी इम्प्योरिटीज होती है, बहुत सारी क्या होती है इम्प्योरिटी, हमारी बात में। अब क्या करते हैं इसको, हम क्या करते हैं इसको, हम इट कैन बी मॉड्यूल, इसको वेराइटी ऑफ शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है पिग आयरन को। इस पिग आयरन से बनाते हैं कास्ट आयरन, क्या बनाते हैं कास्ट आयरन, क्या होता है बेटा डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। अब इसको बनाते कैसे हैं बेटा, कि जैसे ये हमारे पास पिग आयरन है, इसको पिघाल लिया बेटा, इसमें हम स्क्रैप डालते हैं, क्या डालते हैं बेटा, स्कार्प। स्कार्प मतलब क्या होता है बेटा, स्क्रैप आयरन, मतलब जैसे अपने पास पहले से आयरन टुकड़ा पड़ा है, आयरन के जैसे मान लो मेरे पास आयरन के, जैसे अपन जब कोई बिल्डिंग में कोई काम करवाते लोहे का, तो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े बच जाते हैं, अब वो किसी काम के नहीं है, वो किसी काम के, उनको लाके सीधा पटक देते हैं इसमें, आगे बात में सीधा इसमें क्या पटक देते हैं
कि सर इससे होगा क्या, इससे आयरन का परसेंटेज बढ़ेगा। किसका परसेंटेज बढ़ेगा, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल हुआ है मैं बात करूं कि पहले मेरे पास 94 आयरन थे और 6 इंप्योरिटी थे टोटल 100 था। अब मैंने इसमें आयरन डाला, क्या डाला, आयरन डालने से 90 मैंने 20 आयरन डाला तो ये कितना हो जाएगा बेटा 114 टोटल हो गया 120। पहले 94% था, आप देखो कितना परसेंट हो गया, नाइन्टी फाइव परसेंट कुछ हो गया। हाँ जो भी है, अब क्या पहले मतलब क्या हुआ, पहले कंपैरिजन में ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया आयरन, कि सर आयरन पहले की कंपैरिजन में ज्यादा हो गया, आयरन क्या हो गया बेटा पहले कंपैरिजन में, तो क्या आयरन का परसेंटेज बढ़ाया हमने बिना कुछ किए। और साथ में हम थोड़ा सा इसमें कोयला डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं बेटा, कोयला। कोयला डाल के क्या करते हैं बेटा, इसको ओपन है, पिग आयरन इज मेड बाय स्क्रैप आयरन कोक यूजिंग हॉट ब्लास्ट। इसमें थोड़ा सा कोयला डाल के क्या करते हैं, ब्लास्ट एयर में गर्म करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अगर Fe2O3 कहीं बचा मिला तो वो क्या हो जाए, वापिस से आयरन में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, आयरन में। और हमें क्या मिलता है बेटा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट होता है वो कितना होता है, 3%। कि सर बाकी परसेंट आयरन गया कहाँ पे, क्योंकि हमने ब्लास्ट एनहांस किया तो कुछ कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल गया होगा, और इससे हमें क्या मिलता है बेटा, आयरन। ये क्या होता है बेटा, हार्ड और। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं बेटा रोट आयरन, किसकी बात करते हैं, रोट आयरन क्या है बेटा, हमारे पास सबसे मेलेबल आयरन है और क्या बेटा प्योरेस्ट फॉर्म और कमर्शियल आयरन, ये हमारा क्या है, कमर्शियल आयरन है, क्लियर है। इस प्रिपेयर्ड बाय, इसको बनाते कैसे हैं कि हम कास्ट आयरन को बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेकिन कास्ट आयरन को लेके जाते हैं रिवर्बेटरी फर्नेस में, जो रोस्टिंग में यूज होती है उसमें लेके जाते हैं इसको। और उसमें लेके जाने पर रीजन क्या है, हम क्या करते हैं बेटा, कि हम क्या करते हैं इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग इंप्योरिटीज है, इसमें क्या है बेटा, इंप्योरिटीज है, ये वाली इंप्योरिटी तो हटी नहीं ना, इनको लेके जाते हैं बेटा। और हमें पता है रोस्टिंग में लिखवाया था, और रोस्टिंग सल्फ ये जो नॉन मेटलिक इंप्योरिटी है इनकी बैंड बजा देता है कि नहीं बजा देता। तो हम क्या करते हैं कि कास्ट आयरन को लेके गए, अब वहां इसको हम पिघाल देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, पिघालने के बाद इसमें थोड़ा सा हेमेटाइट डालते हैं ऊपर से, क्या डालते हैं बेटा, हेमेटाइट। पता नहीं मेरे पास कुछ नहीं। हेमेटाइट अगर इसमें क्या, नहीं, हम इसमें क्या डालते हैं बेटा, हेमेटाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, हेमेटाइट। जैसे बेटा मैं इसमें हेमेटाइट डालता हूँ तो हेमेटाइट के अब कुछ कार्बन बचा हुआ, जैसे कार्बन के टुकड़े बचे हुए हैं, हेमेटाइट अंदर घूमता रहता है, जैसे उसको कार्बन से भिड़ंत होगी हेमेटाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन किस में, CO में। तो क्या धीमे धीमे जो कार्बन के अंदर बचा हुआ तो CO के रूप में बाहर भागने लग जाएगा, ऐसे तो जा नहीं रहा था, ऐसे तो CO में कन्वर्ट है, लेकिन हेमेटाइट के पार्टिकल से भिड़ेगा तो रिएक्शन करनी पड़ेगी। CO भी अगर करता तो CO2 में जाएगा, निकलेगा तो गैस फॉर्म में, किस फॉर्म में निकलेगा। मेरा काम था कार्बन को निकालना, किसको निकालना, कार्बन को निकालना, क्लियर है। अब देखो बेटा मैं हेमेटाइट जब डालूंगा तो बेटा हेमेटाइट के साथ में अगर आपने हेमेटाइट डालने की बात की है और हेमेटाइट के साथ तो SiO2 भी जाएगा, ये फ्री में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ये तो खुद इंप्योरिटी है। तो इससे सल्टाने के लिए हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा लाइमस्टोन डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, लाइमस्टोन। और जैसे लाइमस्टोन बनती है तो लाइमस्टोन क्या बनाता है बेटा अपना, ये क्या फ्लेक्स है, इस फ्लेक्स में क्या होता है बेटा, ये जो इंप्योरिटीज है सल्फर सिलिकॉन फास्फोरस आर ऑक्सीडाइज एंड पास इनटू द स्लैग, ये सब स्लैग में चली जाती है, कहां चली जाती है बेटा, स्लैग में, और सब कुछ रिमूव हो जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है, रिमूव। अब द मेटल आर रिमूव्ड एंड फ्रीड फ्रॉम द स्लैग बाय पासिंग थ्रू द रोलर, इसके ऊपर से रोलर फेरते हैं, मतलब रोलर फेरने मतलब उसको पीटते हैं बुरी तरह, क्योंकि ऐसे तो अंदर से गैस बाहर नहीं निकलेगी ना, क्लियर है। तो हमें क्या मतलब रोलर फेरते हैं नहीं फेरते, हमारा काम है कि बनाया कैसे, कि सर कास्ट आयरन से बनाया, उसमें हेमेटाइट डाला, क्या डाला बेटा, हेमेटाइट डाला, हेमेटाइट ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पहले इसमें हमने हेमेटाइट डाला, साथ में थोड़ा सा लाइमस्टोन भी डाला, क्या डाला। तो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोट आयरन का है कि रोट आयरन कैसे किस में बनाते हैं, रिवर्बेटरी फर्नेस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हेमेटाइट एंड लाइमस्टोन। अब क्वेश्चन आ सकता है रोट आयरन में जो इंप्योरिटीज है वो किस फॉर्म में निकली, स्लैग फॉर्म में। आगे बात समझ में, सबको क्लियर हो गया रोट आयरन क्या है, कास्ट आयरन क्या है और पिग आयरन क्या है। अंदर थी नहीं ना बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन थी,
तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड में वो इससे किसी रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा ना, है नहीं ना कार्बन मोनोऑक्साइड, अंदर तो कार्बन थी, अंदर क्या थी बेटा कार्बन, और अंदर है वो, तो उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही कि वो सीओ में कन्वर्ट हो जाए। भाई आयरन के अंदर घुली हुई है, आयरन के अंदर से ऑक्सीजन तो जा नहीं पा रही, तो हेमेटाइट तो घूम ही सकता है। भाई हम डाल के हेमेटाइट को लिक्विड फॉर्म में मोल्टन में हेमेटाइट को घुमाएंगे, हेमेटाइट पहुंच जाएगा, जैसे पहुंचेगा बिट जाएगा इससे। कार्बन मोनोऑक्साइड तो थी नहीं ना, मैं कहां से लाऊं? आ रही बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? इसको घर में सुंदर सुंदर घर पे आराम से अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है ना? अब चिंता मत करो, कल का नहीं बचा हुआ तो कल का मारेंगे तुम्हें, अभी रुको, क्लास के बाद हम पिटाई करेंगे ना। चुप हो जा। नेक्स्ट, अब वो जो तुम्हें जो पन्ना छुड़वाया था स्लेग, और उसमें लिखो यूज ऑफ, जो फ्लेक्स स्लेग लिखवाया था ना, उसमें लिखो बेटा फ्लेक्स और स्लेग के पीछे लिखवा एक था ना, थोड़ी जगह छोड़ देना, तो लिखो फंक्शन ऑफ यूज, यूज लिखा था क्या लिखा था? यूज, तो पहले लिखो बेटा फ्लेक्स का क्या यूज है, फ्लेक्स का यूज लिखो बेटा, इट कन्वर्ट, इट कन्वर्ट, it convert fusible mass, it convert fusible mass, sorry non fusible mass, it convert non fusible mass into fusible mass, it convert non fusible mass into fusible mass। ये क्या करता है भाई, नॉन फ्यूजिबल मास को फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट कर देता है। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्लेग का क्या काम है, तो क्या करता है स्लेग, इट प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ ए मोल्टन मेटल। सबके जिसमें भी स्लेग बनेगा, जिसके लिए भी स्लेग आएगा सब में, क्लियर है? तो लिखो इट प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड मेटल, इट प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड मेटल। क्यों प्रिवेंट करता है, मैंने पहले लिखवाया था ऊपर, ये हल्का होता है ऊपर तैरता रहता है। आगे समझ में? दो लाइन ही बोली थी मैंने तो, इतना बोला था मैंने, इतना देख। चलो जी वापस आओ आगे, तो आगे इतनी सी जगह छोड़ देना, ये इसके लिए और बड़ा आधे घंटा लिखने में लगा दोगे। चलो जी नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड। बातें नहीं छोड़ी, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड। इतना पन्ना क्यों छोड़ा, चल ठीक छोड़ दिया कोई बात नहीं। एक्सट्रैक्शन ऑफ, छोड़ दे आधा एक पेज यार, कितना छोड़ेगी, तीन चार लाइनों को लिखने में। तो तुमने इसमें लिख ली बेटा, सब तुम्हारी तरह काम चोर नहीं है। एक्सट्रैक्शन ऑफ, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड। भाई क्यूप्रस ऑक्साइड से हमें क्या करना है बेटा, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान, इसमें क्या है, सिंपल सी कहानी है, Cu कॉपर है, उसकी सिंपल सी कहानी है बेटा, ये और होती है Cu2s Fe2s ऐसा कुछ करके, कॉपर पायराइट जिसे बोलते हैं, क्लियर है? ये इसकी क्या है, और होती है, क्या होती है बेटा, और। अब सिंपल सी कहानी, अगर ये और है तो सबसे पहले आप क्या कराओगे, सर हम फ्रॉथ फ्लोटेशन करेंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन के बाद में रोस्टिंग करवाएंगे, रोस्टिंग के बाद में हमें कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर सबसे ऊपर होता है लिंगम डायग्राम में, तो कॉपर ऑक्साइड में कार्बन डाल देंगे, कॉपर सल्फाइड में रोस्टिंग में ही हो गया, फिर ऑक्साइड मिला उसमें कार्बन डाल देंगे और क्या मिल जाएगा, सबसे हो जाता है, पर कार्बन से कराना हमें तो, और नॉर्मल लो टेम्परेचर पे कर देगा ही, शुरुआत में नीचे आ जाता है ना कार्बन, लेकिन हम ऐसा करवाते नहीं, ये हम करवाते नहीं है। रीजन सुनो ध्यान से कि हम ऐसा क्यों नहीं करवाते, कि इन एक्चुअल प्रोसेस, एक ये तो कर भाई होना चाहिए था ऐसा ही, एक एक्चुअल प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हमें एक चीज पता लगी कि कॉपर खुद का बैंड खुद ही बजा देता है, खुद का बैंड खुद ही बजा देता है, मतलब हमें किसी और से रिड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है, इसे सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम क्या करते हैं बेटा कि फ्रॉथ फ्लोटेशन करके लाएंगे, हम इसको लाते हैं रिवर बैटरी फर्नेस में, किसमें लाते हैं, जब रिवर बैटरी फर्नेस में लाते हैं तो रिवर बैटरी फर्नेस में हम कॉपर क्यों डालेंगे, तो हमारे पास कॉपर में तो Cu2s है, साथ में हमें पता थोड़ा सा Fe2s भी होता है इसमें, सॉरी Fe2s को लिखना है FeS, क्लियर है? हमारे पास क्या थोड़ा सा FeS भी, हमने यहाँ पे भी Cu2s गलत लिख दिया, ठीक है?
FeS होता है। क्या होता है बेटा? FeS। तो हमारे पास Cu2S FeS है, रिवर्बेटरी फर्नेस है। हम रिवर्बेटरी फर्नेस में थोड़ा सा SiO2 डाल देते हैं। आपको पता है कॉपर की मेटलर्जी में ये कौन है? फ्लक्स। कौन है बेटा? फ्लक्स। हम क्या करते हैं, ध्यान से डाल दिया, रिवर्बेटरी फर्नेस में चालू करते हैं। तो रिवर्बेटरी फर्नेस में पहले भाई साहब FeS का नंबर आएगा। FeS जो भी सल्फाइड और ऑक्साइड होगी तो FeS ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा। जैसे ऑक्साइड बना, इसके स्वागत के लिए हमने क्या रख रखा है? SiO2। क्या जा बना स्लेग, स्लेग बनते ही भाई साहब तो निकल लिए। अब Cu2S को ऑक्सीडाइज करेंगे किसमें? Cu2O में। देखो रिएक्शन को, Cu2S है, उसकी रिएक्शन O2 से कराई तो आप बनाओगे Cu2O प्लस से SO2। बैलेंस बाद में कर लेंगे, हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देते हैं, आधे Cu2 को ही होने देते हैं। किसी को होने देते हैं? आधे Cu2S को Cu2 में कन्वर्ट देते हैं। फिर जो Cu2 ऑक्साइड हो गया वो बचे हुए सल्फाइड से रिएक्शन करता है। ऑटो रिएक्शन होती है इसकी, खुद बे खुद। मतलब जो हमारी इसकी केमिकल काइनेटिक्स है, जो एलिंगम डायग्राम वाला खेल है, उससे हमने देख रखा है थर्मो, उसके ऑल और डेल्टा जी इसका नेगेटिव आता है। क्लियर है? हम इसको बाकी बच्चे जो Cu2S है, Cu2O को Cu2S से क्या करने देते हैं? रिएक्शन। क्या करने देते हैं? जैसे ही रिएक्शन होती है तो कॉपर खुद ही क्या करता है बेटा? जो ऑक्साइड बन गया वो रिड्यूस होने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? और रिड्यूस होके क्या बनाता है? कॉपर प्लस है SO2। तो कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2। तो 6। एक सल्फर को 2 ऑक्सीजन चाहिए ना? हाँ, बट डेल्टा जी की वैल्यू है ना अभी तो, किसकी कितनी आती है हमने तो इसकी वैल्यूज पता है। तो भाई केमिकली हमें इसकी डेल्टा जी की थर्मो जो डेल्टा जी की एनर्जी है उसकी हमने वैल्यू देखी, किसके तो सेट हो रही है। भाई वरना तो आपको कार्बन से करवाना ही था, लेकिन हमने देखा एक्चुअली में, हमने जब डाटा चेक किया तो डेल्टा जी की वैल्यू है, बाकियों के लिए नहीं सेट हुई। इसके लिए देखा कि डेल्टा जी की वैल्यू सेट हो रही है, क्यों इतनी मेहनत करनी? बैटरी फाइनेंस में बैंड बजने तो सारे को, इसलिए सारा काम हम रिवर बैटरी फाइनेंस में सटा देते हैं, बाहर लाते नहीं, स्मेल्टिंग करवाते ही नहीं है। क्यों स्मेल्टिंग का खर्चा करना, बाहर से कार्बन लाना, जब खुद ब खुद मर रहा है। क्लियर है? तो ये एक्चुअल प्रोसेस में होता है। ये क्या होता है बेटा? हमारे पास में कॉपर मिल जाएगा हमें, हमारा सारा काम रिवर बैटरी फाइनेंस में सल्टेगा। किसमें सल्ट गया? हमारे पास में। अब हमें पता है रिवर बैटरी फाइनेंस में हम कभी भी इतना गर्म नहीं करते कि मेल्टिंग पॉइंट हो, मेल्ट हो। तो मेल्ट तो होगा ही नहीं, लेकिन बेटा मेल्ट नहीं हुआ तो कॉपर की सरफेस में से क्या निकलेंगे बेटा? SO2 गैस निकलेंगे, और उससे क्या बन जाएंगे बेटा? उस पे मतलब एक तरह से फफोले बन जाएंगे, छाले टाइप में। तो क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ गया? ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोलते हैं? इसी कॉपर को यहाँ पे बोलते हैं मेट कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर मेट। तो आपसे पूछे कॉपर बेट किससे बनाते थे? कि सारा काम रिवर बैटरी फाइनेंस में हो जाता है, बाहर लाने की जरूरत है। जैसे रोट आयरन को भी लास्ट में रिवर बैटरी फाइनेंस में ले जाना पड़ा था, रोट आयरन बनाने के लिए रिवर बैटरी फाइनेंस चाहिए, लेकिन कॉपर तो कहता है मेरा सारा उसी में सल्टा दो, काहे को स्मेल्टिंग है करवा रहे हो, ऐसे नोटिंग कोई फर्क नहीं, नाम ही है। तो Cu2S और FeS था ना कॉपर में, तो Cu2S कॉपर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेट। क्लियर है? देखो दिस कंटेन Cu2S और FeS। मतलब वो इसका वो हो गया ना, क्या बोलते हैं इसकी और का नाम हो गया ना। क्लियर है? अब तो सिंपल सी कहानी, हमें इसमें से क्या करना है बेटा? हमें जो चीज मिली वो समझ में आई, बोलो कोई दिक्कत है? हमें ब्लिस्टर कॉपर मिल गया लास्ट में। क्लियर है? ये एक्चुअल प्रोसेस है। ये क्या है बेटा? एक्चुअल प्रोसेस। तो रिएक्शन याद करना तो बड़ी बात है ही नहीं इसकी। FeS को FeO में कन्वर्ट कराओ, SiO2 बैंड बजा देगा, पहले पढ़ लिया था। फिर Cu2S को Cu2O में कन्वर्ट करो, तो Cu2S को Cu2O में कन्वर्ट कर दिया तो सल्फर को SO2 में बाहर। फिर ये Cu2S को रिएक्शन करेगा, कॉपर बनाना है, और सल्फर को SO2 में बाहर, बैलेंस कर दो। आगे बात समझ में? होता किसमें? सारा का सारा रिवर बैटरी फाइनेंस में होता है। आगे बात समझ में? जगह छोड़ दो। अरे तो कितना टाइम ले लेगी? सुप्रे क्यों नहीं लिख के लाई? मैं मना किया था कि तेरे को। हाँ, देखो चलो जी नेक्स्ट लिखो बेटा। लिखेंगे नहीं छोड़ेंगे बेटा क्या दिक्कत है? ठीक है लिख लो। सर नहीं नेक्स्ट लिखो है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ए जिंक ऑक्साइड। अब जो बेटा जिंक ऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन की अगर अपन बात करें कि भाई इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमें ZnS की फॉर्म में मिलता है। किसमें मिलता है? ZnS मिलता है।
तो सिंपल से ZnS से फ्रोथ कराएंगे, फिर रोस्टिंग कराएंगे, जिंक ऑक्साइड मिला, जिंक ऑक्साइड को किससे रिड्यूस करवा देते हैं, कार्बन से। लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे होता है, क्यों भाई? क्योंकि आप अगर एलिंगम डायग्राम देखते हो तो ना एलिंगम डायग्राम देखते हो तो कार्बन इसको बहुत आगे जाके काटता है, नीचे होता है ना जिंक, आयरन तो ऐसे ऊपर काट जाता है, ऊपर की तरफ जाते हैं, ये तो नीचे से आ रहा होता है ना बहुत, तो कार्बन के ग्राफ को इसको क्रॉस करने में बहुत टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हमसे क्वेश्चन आता है कि जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एलिंगम डायग्राम में जिंक बहुत नीचे है। ये उसमें ऑप्शन गिवन होगा एलिगम डायग्राम। हाँ बोला जाएगा, या फिर बोलेगा डेल्टा जी का डिफरेंस दोनों में बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर पर ही इनका जो डेल्टा जी है वो क्या हो पाता है बेटा, स्पॉन्टेनियस हो पाते है। यहाँ पे पूछ सकता है कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किस टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। हमारी बात में हमें पता होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे होगा ये, क्लियर है? वैसे लिख दिया स्टेटमेंट कि जिंक ऑक्साइड है और उसके और को कार्बन रिड्यूस कर देता है, कार्बन क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। रीजन दे दिया एट हाई टेम्परेचर, सही बात है, रीजन भी एक्सप्लेन करता है, हाई टेम्परेचर पे कर सकता, लो पे नहीं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इसके एलिगम डायग्राम को क्रॉस। अरे तो हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो माताजी नहीं कर पाएगा ना, अबे चुप हो, गधे बच्चों को पढ़ाते हैं तो दिक्कत होती रहती है। एलिगम डायग्राम कहाँ पे बना रखा है इसको? कहाँ पर है? अब देखो बड़ा ध्यान से कि जिंक के ग्राफ को इसने बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके काटा है, अगर टेम्परेचर हाई नहीं हुआ तो इसका कार्बन का ग्राफ ऊपर है, तो रीजन इसलिए क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई नहीं हुआ तो ये इसको कर ही नहीं पाएगा ना, एट हाई टेम्परेचर ही पॉसिबल है, हाई टेम्परेचर होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव है ना, रीजन सही बात है कि डेल्टा जी अगर टेम्परेचर अगर हाई हुआ तो ही कर पाएगा, वरना जिंक का रिडक्शन बहुत हाई टेम्परेचर होता है, रीजन दे रखा है कि यहाँ डेल्टा जी जाता है, इसको क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस कर देता है, हाँ कर देता है एट हाई टेम्परेचर। अरे तो भाई एक हाई टेम्परेचर होगा तो ही कर पाएगा, रीजन क्या है भाई, एट हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि डेल्टा जी उससे पहले तो ज्यादा नहीं होना ना, नहीं डेल्टा जी ज्यादा कब होना है, जब एट हाई टेम्परेचर होना है। ये दोनों अलग स्टेटमेंट लग रहे हैं। हाँ तो लेकिन बेटा अगर मैं उसका रीजन भी तो ये है कि हाई टेम्परेचर से पहले डेल्टा जी नहीं होना, अगर पूरी लाइन नहीं लिखी तो हाई टेम्परेचर से पहले स्पॉन्टेनियस नहीं होनी, तो रीजन यही है ना कि हाई टेम्परेचर पर ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो पूरी लाइन लिखेगा थोड़ी लिखेगा हाई टेम्परेचर। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो जेटिन का टेम्परेचर 600 और 700 के बीच में है, बेटा तब भी 600। अरे सुन ले माता, क्रॉस करते हैं डेल्टा जी अच्छे से नहीं कर पाता ना, डिफरेंस बहुत अच्छा होना ज्यादा अच्छा काम करता है, कार्बन नीचे क्रॉस करते रिड्यूस नहीं करने लग जाता, कार्बन नीचे रिड्यूस करते ऊपर क्रॉस करते नहीं करने लग जाता ना, डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ना लगे, तो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत क्या है, हाँ उस पॉइंट के बाद कभी भी हो सकता है, वो तो उन्होंने प्रैक्टिकली वैल्यू दी है 1673 केल्विन, हमें प्रैक्टिकली वैल्यू तुम्हें याद थोड़ी करने का है, हाई टेम्परेचर याद करने का है, वो तो प्रैक्टिकल वैल्यू भाई इस पे होने लग गई थी, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा आ रहा था डाटा, वो सबसे बेस्ट हुआ। कमर्शियली किस पे करते हैं भाई, कमर्शियल तो देखते हैं ना कि चीज कहाँ ज्यादा अच्छी मिल रही है, हमारी बात समझ में, तो तुम ऐसे बात की खाली निकालो कि सर ये तो 1673 केल्विन दिया है, और जो कमर्शियली में एक थर्मोडायनेमिक्स फिनोमेना नहीं है, एलिंगम डायग्राम सिर्फ थर्मोडायनेमिक बताता है, क्या बताता है, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स भी तो सपोर्ट करनी चाहिए ना, तो हमने कहा थर्मोडायनेमिक्स तो यहाँ पे एक्टिव हो गया, काइनेटिकली यहाँ देखा होगा, एक चीज थोड़ी देखनी, एलिंगम पूरा तरह से थोड़ी बात बताता है किसी को कि भाई एलिंगम बोलेगा वही सत्य है, एलिंगम थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, हमारी बात समझ में। चलो जी नेक्स्ट अपने पास बेटा पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी क्या होता है बेटा, जो हम पढ़ के आए ना सारी सारी पायरोमेटलर्जी है, सारी सारी क्या है, ध्यान से, इसमें हीट से किया हमने, क्या किया है बेटा, हीट का खेल है, किसका खेल है, हीट के खेल में ऊपर नीचे गए,
इसे बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। क्या बोलते हैं? पायरोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इन विच बाय हीटिंग ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल रिड्यूस। भाई आप हीटिंग का खेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? हीटिंग का। अब हम हीटिंग का खेल नहीं करके हम क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है बेटा? हेल्ड होराल्ट प्रोसेस। क्या है बेटा? क्लियर है? अब ये प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बेटा? अब इसमें देखो ध्यान से कि हमारे पास क्या है? वही एल्यूमिना है बेटा, जो हम शुरुआत की थी एल्यूमिना की। हमारे पास क्या है? प्यूरिफाइड Al2O3 है। तो हमारे पास सबसे पहले तो होता है बॉक्साइड। क्या होता है बेटा? बॉक्साइड। अब अपने पास अगर बॉक्साइड है तो अपने बॉक्साइड में क्या डालेंगे बेटा? सबसे पहले बॉक्साइड की लीचिंग कराएंगे। अब बॉक्साइड की जब लीचिंग कराएंगे, कहाँ पे इसमें लिखी होगी ना बॉक्साइड की लीचिंग? छोटा हो गया ये रही। तेरी लाइन खोली नहीं रही। अब जो बड़ा ध्यान से, अब आपको इसको घर पे जब लिखना है तो कैसे लिखना है कि फर्स्ट में क्या लिखोगे? लीचिंग ऑफ ए बॉक्स। ठीक है। फिर क्या हो रहा है बेटा हमारे पास में कि हमारे पास जो ब्लीचिंग करवाई तो उसमें हमने क्या डाला? NaOH डाला। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोलते हैं? जो हमने पहले शुरुआत में प्रोसेस में NaOH डाला उसको क्या बोला बेटा? डाइजेशन। क्या बोला? डाइजेशन। और लास्ट में हमने जो मेथड हमने CO2 से उसको क्या किया बेटा? रिड्यूस करवाया। क्या करवाया? उसमें हम थोड़ा सा Al2O3 डालते हैं। क्या डालते हैं? रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, रिएक्शन को क्या करने के लिए? फास्ट करने के लिए। उससे क्या बोलते हैं? सीडिंग। क्या बोलते हैं? क्या हो रहा है? किसकी बद्दुआ लग गई कि हमें इतना लिखवाने का काम घर पे करने को दे रहा है तो बद्दुआ देते हैं बंद हो जाए। समझ में आ गया? वो दो लाइन क्या करना है कि आपको डाइजेशन और सीडिंग। डाइजेशन का मतलब क्या? जो पहली प्रोसेस में आप NH2 डालते हो वो डाइजेशन है, और लास्ट में जब आप थोड़ा सा क्या करते हैं जो CO2 डालते हैं, वो जो CO2 डाल के वापस एल्यूमिनियम को ले रहे होते हैं एल्यूमिना, उस वक्त थोड़ा सा Al2O3 डाल देते हैं। क्लियर? वो क्या है? सीडिंग। ठीक है। दो स्टेटमेंट है, दोनों पूछ सकता है। डाइजेशन कौन सी प्रोसेस डाइजेशन है, कौन सी सीडिंग। अब आपको जब लिखना है तो आपको तो पूरा लिखना है। यहाँ से सबसे पहले क्या लिखोगे? इनिशिएट करना, थोड़ा सा रिएक्शन को क्या करना? इनिशिएट करने का काम आता है कि रिएक्शन में एक तरफा रिएक्शन शुरू हो जाए। अब जो बड़ा ध्यान से हमारे पास एल्यूमिना को अब हमने पहला काम क्या करना है? इसका लीचिंग करना है। अब लीचिंग करने के बाद इसका सीधा रिडक्शन करवाते हैं, बीच में रोस्टिंग रोस्टिंग कुछ नहीं है इसकी। क्लियर है? क्योंकि ऑलरेडी ऑक्साइड था हमारे पास में, तो कुछ करना की जरूरत है नहीं। सीधा सीधा हम इसको किस में लाते हैं बेटा? हेल हाराल्ड। अब जो बेटा इस प्रोसेस में क्या करते हैं ध्यान समझो, हम प्योरीफाइड Al2O3 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एल्यूमिना। अपने पास आता है वो लीचिंग से। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं बेटा? ये मिलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट। क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट। ये क्रायोलाइट क्या करता है? इसको मिक्स करके जब इसको करते हैं तो उसको मोल्टन करना आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? ये मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। क्या करता है? एल पहला क्वेश्चन ये था कि क्या करता है, इसका रोल बस दो चीज याद रखनी है कि कैसे करता हो तो हम पढ़ नहीं रहे। क्या काम करता है कि मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर हमें चाहिए मोल्टन Al2O3, सॉलिड का तो कोई काम ही नहीं है, तो ये मोल्टन फॉर्म में लाता है। और मोल्टन फॉर्म से लाने से इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कंडक्टेंस। कि हमारे पास जैसे हमने इसको डाला तो कंडक्टेंस बढ़ गई। क्या बढ़ गई बेटा? कंडक्टेंस बढ़ गई। बोलो कोई दिक्कत है? अब अगर ये कंडक्टेंस बढ़ गई तो हमने क्या किया? विच लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सर ब्रिंग कंडक्टिविटी। तो क्या ये लाइन समझ में आ गई सबको? और ये स्टेटमेंट वाइज पूछेगा अगला कि क्या काम करता है, कि वैसा मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है और कंडक्टेंस। अब आगे सारी कहानी समय को लेना देना। अब हमें यहाँ पे देखना है कि सारे सारे इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के किसके हैं बेटा? ग्रेफाइट के। कॉपर की तरह से क्लैंप क्लैंप है तो इंस्ट्रूमेंट का फिगर है ना, इससे क्या मतलब? ग्रेफाइट डाला गया है। क्या डाला गया है? ग्रेफाइट। अब सॉल्यूशन में मेरे को पता है कैथोड पे कौन जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम +3। भाई Al2O3 में कौन है? एल्यूमिनियम +3 है और O2- है। यही तो है। तो सर इस पे कैथोड पे कौन जाएगा? एल्यूमिनियम। 3 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्यूमिनियम लिक्विड में। एल्यूमिनियम लिक्विड में आ जाएगा। एल्यूमिनियम लिक्विड क्या है बेटा? नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मेटल डेंस ज्यादा है, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या आ जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम। ऊपर तो लिक्विड है, लिक्विड एल्यूमिनियम, और ये क्रायोलाइट है
नीचे प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा। कहाँ प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा? नीचे। और नीचे से आउटलेट खोल के हम एल्यूमिनियम को बाहर निकाल देंगे। अब देखो बड़ा ध्यान से कि ये तो हमें पता लग गया भाई, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मास इज कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रॉन, द ऑक्सीजन लिबरेटेड एनोड रिएक्ट विद कार्बन। भाई अब O2 माइनस है वो कहाँ जाएगा? एनोड पे। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो निकलने क्या चाहिए थी? ऑक्सीजन है गैस, लेकिन हमने लगा रखा है ग्रेफाइट। क्या लगा रखा है? तो जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचता है वो कहता हम तो रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन। तो रिएक्शन दो तरीके से, कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन है मोनोऑक्साइड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। लेकिन आप कहोगे सर कौन सी होगी? दोनों ही हो रही होती है, दोनों ही, एक नहीं दोनों ही। अगर मुझे सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन दे कि एल्यूमिनियम है वो दे दे, एक रिएक्शन दिया होता तो मैं इलेक्ट्रोलाइसिस वाला फैराडे वाला कंसेप्ट लगा देता, इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर ठोक देता मैं। लेकिन यहाँ तो दोनों का मिक्स है, दोनों का क्या है? मिक्स। अब एक्सपेरिमेंटली हमें नहीं पता ये ज्यादा हो रही कि ये कम हो रही, लेकिन जिन्होंने किया उनको तो पता है। और उन्होंने करके हमें बताया कि अगर आपको 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम चाहिए तो 0.5 किलोग्राम कार्बन की बलि लगेगी, क्योंकि एनोड पे कार्बन जा रहा है बेटा, कार्बन का एनोड है, कार्बन ऑटो से रिएक्शन करके CO या CO2 ग्रुप में बाहर जा रहा है, तो धीरे धीरे मेरे ग्रेफाइट खत्म होंगे कि नहीं होंगे? धीमे धीमे क्या हो जाएंगे? ग्रेफाइट। तो अब देखो याद करना कितना आसान है कि अगर मुझे 1 किलो को एल्यूमिनियम चाहिए तो आधा किलो कोयले की बलि देने को तैयार रहो। फिर अब मुझसे कह दिया कि 10 किलोग्राम एल्यूमिनियम मिला तो कितना ग्रेफाइट गया? अब वो मुझे मोल दे कि 20 मोल एल्यूमिनियम मिला, वेट निकालो, उसका आधा ग्रेफाइट, उसका आधा, ये काम का क्वेश्चन है। ये बात समझ में? जब जेई में ये क्वेश्चन मतलब होता है ना, अगर न्यूमेरिकली बनाए तो अगर मुझे एक रिएक्शन लूंगा मैं, या तो ये लूंगा या ये लूंगा, मैं दोनों रिएक्शन को नहीं करूंगा। लेकिन ये तो अगर मुझसे दोनों रिएक्शन यूज कर रहा था, मुझे पहले से पता डाटा, दोनों रिएक्शन पहले से पता है, आधा, पर वेट का आधा, मोल का आधा नहीं। इस क्वेश्चन, इसका मतलब जो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बनेगा वो यही है, पहला कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, तो पता है या तो CO बनेगा या CO2। CO बना तो कार्बन +2 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, CO2 में गया तो +4 में गया तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्लियर है? एनोड की रिएक्शन तो फिक्स है। अब जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है, वो यही पूछ सकता है कि 20 किलोग्राम अगर एल्यूमिनियम बनाया तो 20 किलोग्राम तो 10 किलोग्राम कार्बन गया, आधा। ये चीज सब, इस जो पॉइंट है सबसे अच्छी क्वेश्चन है वो यही है। याद हो गया बेटा? ये गलत नहीं करोगे ना इसे? ठीक है। ये जो देखो बाकी का चीजें तो ऐसी ये कुछ नहीं काम की नहीं है ना भाई, लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्ट एज ए कैथोड, ग्रेफाइट एनोड इज यूज्ड, कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमें पता है कि कुछ नहीं है कि स्टील का वेसल लिया, उसमें आपने क्या किया, लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्ट, जो लाइनिंग का ये ग्रेफाइट कैथोड का काम कर रही है, ये एनोड का काम कर रही है, कहानी खत्म। आगे समझ में? अब इसको ढंग से लिखना घर पे, मतलब ढंग से लिखने मतलब ना कॉपी में दिखना चाहिए कि आपने समझ के लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर। किससे बेटा? लो ग्रेड ओर। लो ग्रेड ओर होता है मतलब जो ऐसी, एक होता है लो ग्रेड, एक होता है हाई ग्रेड। लो ग्रेड ओर वो होती है जिनमें क्या होता है, मेटल का परसेंटेज क्या होता है, कम, और हाई ग्रेड क्या होता है जिनमें मेटल का परसेंटेज क्या होता है, ज्यादा। तो कहीं पे लिख लो जगह पे देख के, लो ग्रेड ओर एंड हाई ग्रेड ओर। एनसीईआरटी में लिख लो कहीं पर, अगर एनसीईआरटी लाए हो तो ऊपर जगह होगी ना कहीं पर, लो ग्रेड ओर एंड हाई ग्रेड ओर। लो ग्रेड ओर एंड हाई ग्रेड ओर। लो ग्रेड ओर में क्या लिखोगे, परसेंटेज मेटल इज लेस, उसमें परसेंटेज मेटल इज हाई। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉपर 2+ को लेने के लिए, अगर मेरे पास किसी, मेरे पास पता है यहाँ पे कॉपर 2+ है, क्या प्रेजेंट है मेरे पास है, तो मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, मैं हाइड्रोजन गैस को फ्लो करूंगा। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? हाँ। कैसे? कि सर सिंपल सी कहानी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या आता है, ऊपर आता है, तो हाइड्रोजन अपने आप ऑक्सीडाइज करेगा कॉपर को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये आता है। कि सर कॉपर की जगह कोई और भी यूज कर सकते हैं मैंने, हाँ आयरन कर लो, कौन यूज कर लो, आयरन। देखो ये दे रखा, मतलब कॉपर 2+ को, लो ग्रेड कॉपर 2+ को ऐसा कर सकता है कि किसको यूज करेंगे, कोई भी ले लो कॉपर के ऊपर वाला, हाइड्रोजन सस्ती पड़ती है वो ले लो, आयरन का क्यों खर्चा करते हो, हाइड्रोजन का कर लो।
हाइड्रोजन का फ्लो करो, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करे, कॉपर है रिड्यूस हो जाएगी। आगे बात समझ में, ये चीज समझ में आई बेटा सबको? पक्का? ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब रिफाइनिंग से पहले कुछ 2-4 मेथड है, वो मैं लिखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में नहीं हो, ठीक है? तो अपने पास कहां तक पहुंच गए अपन? हाँ, तो अब कितने पेज छोड़ोगे वो देख लो। इसके बाद सब लिखवाने का, ये कुछ नहीं है, मतलब एनसीईआरटी से कुछ नहीं है। देखो 2 ही पेज छोड़ दो, 2 ही पेज का खेल है। लिया? नेक्स्ट देखो बेटा, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम ब्रैकेट में लिख देना थर्माइट प्रोसेस। देखो बेटा थर्माइट प्रोसेस क्या है कि देखो क्रोमियम है बेटा, जैसे हमारे पास Cr2O3 है, क्रोमियम का ग्राफ ऊपर ही होता है, अपने बनाया नहीं वैसे, ऊपर ही होता है, ठीक है? कार्बन से ऊपर होता है, कार्बन इसको आराम से रिड्यूस कर देता है क्रोमियम में, किसमें कन्वर्ट कर देता है? ठीक है, 3/2 CO2। कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि क्रोमियम खुद कार्बन से रिएक्शन करता है, खुद कार्बन से क्या करता है, इसकी साइड रिएक्शन है कार्बन के साथ में, किसके साथ में बेटा? कार्बन के साथ में, और बनाता है C4, ऐसा C4C3 को, चौथा मिनट को कंपाउंड दे देता हूँ, C4C3 कुछ था, क्या था, C4C3, हाँ C4C3, ये कार्बाइड बनाता है, ये क्या बनाता है? कार्बाइड। क्लियर है? अब ये जो क्रोमियम कार्बाइड बनाना है, ये रिफ्रैक्टरी नेचर है, कैसा है बेटा? और रिफ्रैक्टरी नेचर होने का मतलब क्या हो गया बेटा? मुझे चाहिए था क्रोमियम, ये क्या देगा बैठ के? क्रोमियम बनता तो रिड्यूस तो होता है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकली जो हमारे जो एलिंगम डायग्राम है थर्मोडायनामिक्स रिड्यूस करता है, लेकिन साइड रिएक्शन को तो वो मना नहीं करता। और मुझे तो क्रोमियम चाहिए था, क्रोमियम कार्बाइड है नहीं, तो क्या ये हमारे लिए घाटे का सौदा हो गया? हाँ। इसलिए हम क्रोमियम का रिडक्शन कार्बन से नहीं कराते। हमारी भाषा में तो लिखो, वी कैन नॉट रिड्यूस chromium oxide by carbon because carbon react with chromium and form chromium carbide। भाई ये तो गलती हुई ना, भाई क्रोमियम कार्बाइड मिल जाता है तो क्रोमियम का रिड्यूस है नहीं कराते, तो पहले तो रिएक्शन लिख लो। अब हम कार्बन से नहीं करवाते तो हम एल्यूमिनियम से करवाते, एल्यूमिनियम नीचे आता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सबसे नीचे ही होते हैं, क्रोमियम इनसे ऊपर होता है, तो जो क्रोमियम से ऊपर उनसे एल्यूमिनियम को सल्टा देंगे, नहीं होगा नीचे वाला तो उसको नहीं सल्टाएंगे। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, ये थर्माइट प्रोसेस है। अब हमारे पास महंगा तो पड़ेगा, एल्यूमिनियम का खर्चा लग रहा है, पर उपाय नहीं है, पर उपाय नहीं है, तो हम क्या करते हैं बेटा, क्रोमियम ऑक्साइड अपने पास में, इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम से, फॉर्म होता है Al2O3 प्लस 2 क्रोमियम। क्लियर है? ये जो रिएक्शन है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक। क्यों? दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों में क्या बहुत है डिफरेंस, अभी हम एक्सपेरिमेंटली पता है ये हाईली एक्सोथर्मिक है। क्लियर है? तो ये क्या है बेटा? हाई एक्सोथर्मिक। इतना इंडस्ट्री नहीं सोचती कि उसका यूज कर ले। क्या बेटा? नहीं, इसमें पिघलता नहीं तब तक कि भाई हम कोई मेथड तभी बनावे जब वो हमारा कोई दिक्कत है ना करे, इतनी भी नहीं होती कि पिघल जाए।
हाई एक्सोथर्मिक मतलब एक प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, कैसी है बेटा? अब हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, घटाने पर है क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन रोने देगा, इसलिए बताइए। क्लियर है? अब जैसे हमारे पास Mn3O4 है, ये भी एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है, फॉर्म करता है Al2O3 प्लस Mn, 3Mn4 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 4/3, तो ये हो गया आपका 8/3। क्लियर है? अब देखो मैग्नीशियम भी नीचे होता है बेटा, ये भी कर देता है। नेक्स्ट लिखो रिडक्शन बाय मैग्नीशियम, रिडक्शन बाय मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं रोल प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? ROWL, रोल प्रोसेस। क्वेश्चन इतना आसान है, रोल प्रोसेस में किसको यूज करते हैं, मैग्नीशियम को, थर्मल प्रोसेस में किसको यूज करते हैं, एल्यूमिनियम को। हमारी बात में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, ऊपर वाला सेल्फ रिडक्शन होता है ना। देखो बेटा दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used for less electropositive metal, less electropositive metal like copper, lead, mercury। तो हम पढ़ के आए थे Cu2S है वो O2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Cu2O प्लस है SO2, Cu2O रिएक्शन करता है Cu2S से, कॉपर प्लस SO2, दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 6। इसी तरह PbS है वो O2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, प्लस SO2, तो PbO है वो रिएक्शन करेगा PbS से, फॉर्म करेगा Pb प्लस SO2। बोलो कोई दिक्कत है? तो मेटलर्जी चैप्टर हार्ड नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, लाइन टू लाइन कहानी क्या है समझ में आ जाता है। नेक्स्ट लिखो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, नॉट रिफाइनिंग, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम पढ़ के आए थे, मोल्टन NaCl, मोल्टन KCl। क्लियर है? तो लिख लो दिस मेथड इज, in this method used for group first and group second metal। इसके लिए यूज होता है ग्रुप फर्स्ट और इन दिस मेथड, आगे लिखना इन दिस मेथड metal is obtained, metal is obtained through reduction, through reduction by electricity। जैसे अपने पास है मोल्टन NaCl, क्या है बेटा, मोल्टन NaCl। अगर मैं मोल्टन NaCl लूं तो एनोड पे कौन जाएगा रे, 2Cl माइनस Cl2 गैस, और कैथोड पे कौन जाएगा, एकदम आसान सा काम है इनका, तो करने की जरूरत ही नहीं है। अपन इनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खूब पढ़ गए हैं, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो सबको रिडक्शन वाले मेथड समझ में आ गए सारे सारे। तो सीरीज में पढ़ते हैं चैप्टर बहुत आसान है, बीच में से नहीं समझ में आता है।
नेक्स्ट हेडिंग लगाओ रिफाइनिंग। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ रिफाइनिंग। ना ना बिल्कुल मैं समझाऊंगा, लिखूंगा भी। जो रिफाइनिंग क्या है बेटा, जो बेटा सुन ले सॉरी, रिफाइनिंग क्या है बेटा, प्योर फॉर्म का प्योर करना। प्योर फॉर्म का क्या करना बेटा, प्योर। अरे में प्योर। अब जो एग्जाम्पल से यानी आपने घर पे घी निकाला होगा कभी घर वाले, तो वो कच्चा घी निकलता है, क्या निकलता है, उसे कच्चा घी बोलते हैं। वो घी तो है, आपने देखा होगा उसको मम्मी फिर से गर्म करती है, वो थोड़ी बहुत छाछ बची रहती है उसे निकालती है, निकालती है नहीं निकालती, तो नहीं देखा होगा, क्लियर है, निकालती है। हमारे पास में तो वो देखते हो ना, उस घी था उसको और गर्म करती है, फिर उसमें जो छाछ वाछ होती है वो नीचे बैठ जाती है, फिर घी को साफ कर लेती है, कितनी बार छानते हैं, है ना। तो क्या हो गया बेटा, शुद्ध को भी शुद्ध करना, मतलब एकदम जैसे फिनिशिंग टच। क्या है बेटा, मेटल तो हमें मिल गया था ऑक्साइड के रेडियस रिड्यूस करते ही, अब हम उसको क्या देंगे बेटा, फिनिशिंग टच। क्या देंगे, फिनिशिंग टच। यही रिफाइनिंग है, यही क्या है बेटा, रिफाइनिंग। एल्यूमिना यही तो था ना, एल्यूमिना वाला। एलुमिना भी यही था, हाँ। पर ये तो इनके लिए तो हमने सीधा ही पढ़ रखा है ना, इनके लिए कुछ करने की जरूरत है नहीं है कि ग्रेफाइट का और लगाओ, कुछ नहीं, पटको इलेक्ट्रोड और निकाल लो NaCl NaCl। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब थोड़ा रिफाइनिंग की बात करते हैं। तो रिफाइनिंग में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे लिक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, तो हेडिंग लगाओ बेटा लिक्वेशन। भाई अभी भी देखो हमारे पास मेटल में कुछ ना कुछ इंप्योरिटी बच गई है, उनको छोटी मोटी इंप्योरिटी को हटाना है, उनको इंप्योरिटी को हटाना है। सबसे पहले हेडिंग लगाओ लिक्वेशन। अब थोड़ा लिक्वेशन में अगर अपन बात करें, ये मेथड कब यूज हो सकता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन मेटल एंड इम्प्योरिटी हैव मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस। क्या होना चाहिए, तो लिखो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन मेटल एंड इम्प्योरिटी हैव मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस। ब्रैकेट में लिख देना, मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जनरली हमने देखा मेटल के लिए करते हैं, जो मेटल का खुद का क्या हो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट लो। ब्रैकेट में लिख देना टिन और लेड, टिन और लेड। अब थोड़ा ध्यान से, इस मेथड में करने को कुछ भी नहीं है बेटा, प्रिंसिपल इनमें सारे रिफाइनिंग वाले में प्रिंसिपल पता होना चाहिए। लिक्विड करना, लिक्विफाई करना है, तो जो मेटल का क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। हम क्या करते हैं बेटा, एक इस तरह से लेते हैं, एक स्लाइडिंग वो लिया, इस पे यहाँ पे मेटल रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, मेटल, मतलब जो इम्प्योरिटी भी है इसमें मेटल प्लस कौन है, इम्प्योरिटी। इसको हम यहाँ से हीट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हीट। जैसे हीट करेंगे तो आपको पता है मेटल पिघलेगा, मेटल है पिघल के नीचे आएगा, और नीचे आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्योर मेटल। क्या आ जाएगा, इम्प्योरिटी तो ऊपर रह जाएगी। आप घर पे जाना, एक बटर का टुकड़ा लेके जाना, बटर का, हाँ कोई सा बटर ले लेना, अमूल बटर, क्लियर है। तो अब बटर के टुकड़े को ले जाके आपको उसमें क्या करना है बेटा, कि चाय पत्ती आती है ना, उसे ऐसे दबा के फिट कर देना, घुस जाएगी उसके अंदर। हाँ, चाय पत्ती से उसे दबा दो, उसके अंदर घुस जाएगी ना, 5-4 चाय पत्ती के घुसा देना। फिर गर्मा गर्म रोटी लेना, उसको ऐसे स्लाइडिंग रखना, बटर को रख देना, तुम देखोगे बटर पिघल पिघल के नीचे आ रहा होगा, चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी। हरी वास्तव में, क्योंकि बटर नीचे आ जाएगा पिघल के पूरा का पूरा, चाय पत्ती कहाँ रह जाएगी, ऊपर। तो सेम कहानी वही तो है, मेटल को रखा नीचे आ गई, क्लियर है। अब जो तुम्हें लगता है कि एक्सपेरिमेंट कैसे ऐसे जैसे फ्रॉथ फ्लोटेशन है, कि उस फ्रॉथ फ्लोटेशन जब किया था तो साइंटिस्ट को कैसे समझ में आ गया हमें झाग से करना चाहिए, उसका था ना एक, क्या था नाम? धोबी ने, धोबी ने बताया था। मतलब सोच के देखो, मतलब जो साइंटिस्ट था वो धोबी के पास कपड़े धुलाने आता था, तो धोबी ने कहा कि जब मैं धोता हूँ तो गंदगी गंदगी नीचे बैठ जाती है और झाग में कुछ कॉपर के पार्टिकल दिखते हैं। तो कहते अच्छा रुक जा, तो जाता है मेथड बना देता है और फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड बन जाता है। सिंपल कहने देखो, पता लगने को कहीं से पता लग सकता है ना, उसको हिंट कभी किसी को क्या पता था झाग में ही मेटल ऊपर आ जाएगी। साइंटिस्ट के साथ उसको कि वो काम करता था कॉपर ऊपर में, तो उसके इस पे जो कॉपर के पार्टिकल आर्टिकल उसके कपड़ों में लगते थे, तो उसने देखा कि झाग में कपड़े ऊपर आ जाते। जोगी ने उसे बताया कि यार तुम्हारे कपड़े धोने बड़े मुश्किल है यार, नीचे मिट्टी ये ऊपर ये कॉपर चमकता रहता झाग वाग, कि रुक जा, तो इसको तो मैं ऐसा मेथड बनाऊंगा ना, याद रखेगा। आ रही बात समझ में, इसे छाप लो बेटा, छाप लिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा डिस्टिलेशन। क्या लगाओ बेटा, डिस्टिलेशन।
अब जो डिस्टिलेशन में क्या होता है बेटा, ये मेथड का नाम से पता है, डिस्टिलेशन में एक उड़ेगा। ये मेथड तभी लगेगा जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो लिखो दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन मेटल हैव low boiling point as comparison to impurity. Metal have low boiling point as comparison to impurity. As comparison to impurity comparison में क्या हो बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट हो। ये मेथड यूज होता है बेटा, लिखो जिंक कैडमियम मरकरी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक कैडमियम में मरकरी। तो इस मेथड में कुछ करने को कुछ है ही नहीं। ये अपने पास क्या है बेटा, एक कंटेनर है, इसमें यहाँ पे मेटल और इम्प्योरिटी दोनों है बेटा, मेटल प्लस है इम्प्योरिटी। हम क्या करते हैं बेटा, इसे हीट देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बेटा, मेटल वेपर। क्या मिलेंगे बेटा, मेटल वेपर। मेटल वेपर को हम उड़ाएंगे और दूसरे कंटेनर में ले आएंगे, यहाँ क्या कर लेंगे बेटा, कंडेंसेशन ऑफ मेटल वेपर। कंडेंसेशन ऑफ ए मेटल वेपर। समझ में आ गया बेटा। चले आगे। थर्ड लिखो बेटा, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। अब तुम सोच रहे हो कि सर सीरीज से नहीं पढ़ा रहे, आगे पीछे क्यों पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी से। फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगता सिर्फ मास्टर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाता है। वो आप ताना सही चलाते हो, गुस्सा हो गए। मेरे ऐसा लगना चाहिए मास्टर वास्तव में एनसीईआरटी से अलग पढ़ाता है, इसे ज्यादा ही आता है। ठीक है, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। अब जब वेपर फेज, जो ये सिंपल सी कहानी है, डिस्टिलेशन में क्या था बेटा, मेल्टिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम था। अब की बार अगर मान लो ऐसे मेटल से जिनके बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है, उड़ती नहीं है, लेकिन हमें उन्हें उड़ाना है, हमें फिर से वही उड़ाना तो है। हम क्या करेंगे कि उनका क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अभी तक सिचुएशन थी, पहले तो लिक्विड हो गया था, बह के आ गया, दूसरा उड़ के चला गया। अब सिचुएशन है कि ना तो वो बहता है ना वो उड़ता है। तो हम क्या करते हैं बेटा कि अपने पास जैसे ये अपने पास एक कंटेनर है, इसमें मेटल है, क्या है बेटा, मेटल प्लस है इम्प्योरिटी। क्लियर है। हम क्या करते हैं बेटा, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा, जैसे हम इसमें केमिकल रिएक्शन डालेंगे क्या होगा, रिएक्शन होगी और मेटल का क्या बनेगा, वोलेटाइल मेटल कंपाउंड। वोलेटाइल वोलेटाइल मेटल कंपाउंड, मतलब ये केमिकल रिएक्शन किससे रिएक्शन करेगा, मेटल से। क्या बन जाएगा, वोलेटाइल मेटल कंपाउंड। अब हम इसको क्या कर लेंगे बेटा, उड़ा लेंगे। यहाँ पे कौन आ जाएगा उड़ाने के बाद में, वोलेटाइल मेटल है कंपाउंड, वोलेटाइल मेटल कंपाउंड हमारा इधर आ जाएगा बेटा बाहर, और इसे हम हीट हीट कर करा के क्या ले लेंगे, वापस क्या ले लेंगे, मेटल। हमारी बात में मतलब मेटल उड़ने वाला था नहीं, मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट है हाई था, हमने उसको दूसरा कंपाउंड बनाया जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम, उड़ा लिया। तो इस मेथड की कंडीशन क्या है कि ये मेथड सब पे लग सकता है कि ना, ये मेथड तभी लग सकता है जब सिंपल सी कहानी है, वो तो हो ही, मेटल अपना वोलेटाइल कंपाउंड बनाता हो। भाई आयरन क्या मैं तो नहीं बनाता, जाओ, तो नहीं बनाता तो भाई नहीं करेंगे तेरे लिए। जो बनाता है ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, जो ये करते हैं, मतलब जो वो मेटल जो किसी रिएक्शन साथ रिएक्शन करके वोलेटाइल कंपाउंड है। अब वोलेटाइल कंपाउंड बना तो लिया, लेकिन ध्यान रहे वो कंपाउंड वापस खत्म भी हो सके, बन के क्या अब नहीं टूट रहा में जा, तो भी गड़बड़ हो जाएगी ना, डिकम्पोज भी हो सके, क्या उसके डिकम्पोज भी हो सके। ये समझ बना लिया बेटा, बना लो बेटा इसे।
क्लियर? ये मेथड कब यूज हो सकता है? द मेटल शुड फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड विद अवेलेबल है रिएक्जेंट। और दूसरा क्या है बेटा? वोलेटाइल कंपाउंड शुड इजीली डिकम्पोज। ये दोनों लाइन लिख दो फटाफट। चलो जी, नेक्स्ट जो बेटा ध्यान से, अपने पास सबसे पहले मोन्ड प्रोसेस। कौन सा है बेटा? तो लिखो बेटा, मतलब वेपर फेज के दो पार्ट हैं। वेपर फेज करने के कितने तरीके हैं? दो। सबसे पहले लिखो बेटा मोन्ड प्रोसेस और निकल। अब हमसे क्वेश्चन क्या आता है? मोन्ड निकल के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होगी? मोन्ड प्रोसेस। कौन सी यूज होगी? मोन्ड प्रोसेस। इसमें लिखो बेटा, इट इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल। इट इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ ए निकल in the presence of carbon monoxide। दो रिएक्शन लिख दो फटाफट। तो देखो सिंपल सी कहानी है, निकल के कार्बन से रिएक्शन कराते हैं, NaCO4 बनाते हैं, NaCO4 को उड़ा के दूसरे कंटेनर में लाते हैं, हीट करते ही वापस टूट जाता है, हीट करते हैं वापस से टूट जाता है, निकल मिल जाता है। टेम्परेचर याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है? देख लिया? नेक्स्ट लिखो बेटा वेन आर्कल मेथड। इनको जानते हो बेटा? ग्रुप 3 में आते हैं तीनों के तीनों, ठीक है? तीनों के लिए होता है, इसमें दो के लिए लिखा है, लिख देना। वेन आर्कल मेथड के लिए क्या लिखोगे? दिस मेथड यूज्ड फॉर ग्रुप 3 मेटल। याद हो जाएगा सीधे सीधे, ऐसे याद करने से ग्रुप 3 मेटल। हरी बात में करने को कुछ नहीं बेटा। इसमें मेटल है बेटा, ये 2I2 से रिएक्शन करता है, हीट करने पे Mi4 बनाता है। क्या बनाता है? MiO4। MiO4 को हीट करते हैं बेटा बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, 1800 केल्विन पे, M प्लस I2 गैस। M का मतलब इन तीनों में से कोई मेटल। जा नहीं, क्लियर? आगे चले। तुम्हारी फिजिक्स क्लास में भेजिए, मैं तो कभी ना दूं, अभी बच रहा चैप्टर। लिख लिया था सबने? चलो जितना कर खींच रहे हैं उतना कर ले। नेक्स्ट लिखो बेटा जोन रिफाइनिंग मेथड। जोन रिफाइनिंग मेथड लिखो बेटा। ये जोन रिफाइनिंग मेथड है, ये किस में यूज होता है बेटा? सेमीकंडक्टर स्केल पे। लिखो इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी जे मेंस में क्वेश्चन था, सुबह देखा था जे मेंस पेपर में। जोन रिफाइनिंग सिलिकॉन SI का, SI वाला लिखा था ना, जोन रिफाइन सिलिकॉन का जोन रिफाइनिंग मेथड। It used to obtain high purity of semiconductor. It used for high purity of semiconductor metal। लिख लो ब्रैकेट में कौन कौन से लिखोगे? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, जो भी है सारे के सारे। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ध्यान समझो। मोल्टन फॉर्म में जो इम्प्योरिटी है वो मोल्टन फॉर्म में ज्यादा सोल्यूबल है, तो लिखो इम्प्योरिटी आर मोर सोल्यूबल। ठीक है, लो impurity are more soluble in liquid state। impurity are more soluble in liquid state as comparison to
सॉलिड स्टेट। मतलब मोल्टन स्टेट में ज्यादा कंपेरेबल, मतलब कैसे कि इसको जोन रिफाइनिंग क्यों बोलते हैं, देखो ध्यान से। कि अपने पास क्या है बेटा, ये मेटल की एक रोड है, ये मेटल की क्या है कि हमने क्या किया बेटा, इस पे एक हीटिंग कोयल लगाई, क्या लगाई बेटा, हीटिंग कोयल। ये अपने पास क्या है, मेटल, क्या है बेटा, इसमें 3 जोन बनते हैं। एक तो जोन बनता है प्योर जोन, क्या बनता है बेटा, प्योर मेटल, क्लियर है। एक बनता है अपने पास में बेटा मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल, और एक बनता है नॉन इम्प्योर मेटल। किसी के पास कड़ा है क्या, कड़ा उड़ा है किसी के पास, किसी के पास नहीं है। अरे अच्छे बच्चे, कुछ तो दो रिंग टाइप में गोल हो। नहीं वे तो थोड़ी बड़ी चीज, तो रिंग तो बहुत छोटी छोटी। घड़ी तो नहीं है किसी के पास। अबे इसमें से इसको यू कर सकते हैं, कोई नहीं है। अरे हाँ ये दे, नहीं ये दे, सॉरी मत निकलने दे, आपके पास भी तो यूज करूंगा अपने में। अब ध्यान से कि अपने पास जैसे ये हीटिंग कोयल है, ये क्या है बेटा, ये हीटिंग कोयल, ये अपने पास मेटल है। हमने शुरुआत में मेटल को यहाँ लिया, तो ये शुरू वाला पार्ट पिघाल दिया मैंने अपने बेटा, पिघाल के आगे जाके खड़े हो गए। जब शुरू वाला पार्ट पिघल गया, इस वाले पार्ट को पिघाला, क्लियर है, ये पिघल गया। फिर हमने यहाँ से पिघालना शुरू कर दिया, हीटिंग कोयल को आगे ले गए। अब जब वो यहाँ से पिघल रहा है तो ये वाला पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और उसी वक्त ये पार्ट सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाएगा थोड़ी देर बाद में। हीटिंग कोयल को आगे ले गए तो धीमे धीमे ये पार्ट सॉलिड होने लगेगा। जब ये सॉलिड होने लगेगा तो इंप्योरिटी भाग भाग के कहाँ जाएगी, लिक्विड में। अब मैं फिर और आगे ले गया रिंग को, फिर और आगे ले गया, और आगे ले गया, धीमे धीमे भाई यहाँ की जगह मैं यहाँ लाके खड़ा कर दूंगा, तो ये वाला पार्ट लिक्विड हो जाएगा, तो इंप्योरिटी भाग भाग के यहाँ आ जाएगी। तो ऐसे करते करते अपन क्या करेंगे बेटा, लास्ट में करके यूं फेंक देंगे, लास्ट में यहाँ आएंगे तो इंप्योरिटी यहाँ जाएगी। 2-4 बार करेंगे, प्योर मेटल मिलती है, क्या मिलती है, प्योर मेटल, और एफिशिएंट, मतलब बहुत अच्छी खासी प्योरिटी मिलती है इसमें। सारी बात समझ में, तो प्रिंसिपल समझ में आ गया। ये डायग्राम बना लो। और जोन रिफाइनिंग क्यों बनते हैं, कि इसमें 3 जोन बन जाते हैं। आगे बात समझ में, इसमें क्या बन जाते हैं, 3 जोन, प्योर मेटल जोन, मोल्टन मेटल जोन, और एक इम्प्योर मेटल जोन। बड़ा प्लेट पे रखा होता है ना, एकदम उस तरह पिघलने नहीं देते इतना, अगला ध्यान रखते हैं। मतलब प्लेट नहीं, किसी चीज में रखा हुआ होगा ना बेटा, मशीन में होगा ना, मतलब एक सिलेंड्रिकल कोई पाइप होगा, उसके अंदर रख दिया। आगे समझ, हम तो सिर्फ मेथड पढ़ रहे हैं ना बेटा, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट तो पढ़ रहे हैं ना, किस में हो रहे हैं। देख लिया बेटा, नेक्स्ट लिखो बेटा, जॉन रिफाइनिंग हो गया, आ गया रिफाइनिंग वाले। तो कौन कौन से हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस, लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस। वो तो वहाँ पे था सर। हाँ तभी तो लिखो, मैंने लिख लो पढ़ लिया इलेक्ट्रोलाइसिस, और क्या लिखोगे, पढ़ा हुआ है अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है ना उसमें पढ़ा दिया था, क्यों पढ़ाएंगे। अब लिख लो इसकी इम्प्योरिटी जो वहां नहीं लिखवाई थी, ये सारी नहीं लिखवाई थी, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम बोला था, क्लियर है। ये क्या है बेटा, इसकी इम्प्योरिटीज क्या है बेटा, इम्प्योरिटीज एनोड मत। फिर रोड़ा कैसे मरता, कि यहाँ पर भी मैंने कुछ पढ़ा है, तो हम कल कहते थे यहाँ पढ़ाते नहीं मास्टर। फिर मुझे पता है तुम्हें बोला था। सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम प्लैटिनम आगे वाले भी ले लिया बेटा, बस है, मुझे फटाफट लिख लो, मुझे चैप्टर खत्म करना है। हाँ सर लिख लिया मेरा गुस्सा आता नहीं बेटा। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। आप सब बड़ा कब से नहीं पढ़ा रही क्रोमेटोग्राफी क्या इसमें नहीं है क्रोमेटोग्राफी, सरफेस में, सरफेस में और उसमें
सरफेस में नहीं, इसमें तो बस थोड़ा सा जितना इसमें इतना उतना ही पड़ेंगे। इसमें जो क्रोमेटोग्राफी यूज होती है वो तो अपन पढ़ भी नहीं पाते। क्लियर है? तो इसमें क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या होता है, बड़ा ध्यान से ये मेथड बस प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि इनके लिए यूज होता है। ठीक है, ये मेथड उनके लिए यूज होता है जो बड़ा हमारे पास बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में होता है, उनके लिए मेथड यूज किया जाता है। और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नियर बाई सेम होती है। बस इतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा में कोई काम की चीज है नहीं है। ठीक है, तो आप लिख लो इसे। मिनट क्वांटिटी का मतलब समझते हो, मिनट क्वांटिटी थोड़ा सा, भाई बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ा सा ही है, उसको क्या बड़े बड़े मेथड यूज करोगे, खत्म हो जाएगा वो। बस प्रिंसिपल पता होना चाहिए किसके लिए यूज होता है ना, सस्ते के लिए भी हो जाता है, जो भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब लैब में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे मेटेरियल्स के लिए अपन करते रहते हैं। वो क्या है? नहीं पूरी क्या है, दिस इज लाइक बिल्कुल मैं भी हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखो बेटा, पोलिंग मेथड। पोलिंग मेथड पीओ डबल एल आई पोल डांसर पोल इन तो बेटा पोलिंग मेथड कुछ नहीं बेटा, इसमें क्या करते हैं बेटा अपन, ये कॉपर की मेटल जी, ये भी क्या है बेटा, कॉपर की रिफाइनिंग है। किसकी रिफाइनिंग है? कॉपर की। हम क्या करते हैं बेटा, एक कंटेनर लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, कंटेनर, उसमें लेते हैं मोल्टन मेटल। क्या लेते हैं बेटा, मोल्टन मेटल। क्लियर है? और मोल्टन मेटल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं बेटा, फ्रेशली कट होता है ना, जो बांस के टुकड़े होते हैं ना, वो डालते हैं, बांस के टुकड़े डालते हैं, और बांस के टुकड़े डाल के इसको स्टर करते रहते हैं। बांस के टुकड़े क्या होते हैं बेटा, इनमें से हाइड्रोकार्बन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोकार्बन गैस। और ये हाइड्रोकार्बन गैस क्या करती है, हमारे अगर कॉपर में थोड़ा बहुत भी अगर Cu2O बच गया, कॉपर ऑक्साइड है बच गया, तो जो हाइड्रोकार्बन गैस है हमारे पास में, हाइड्रोकार्बन गैस, ये क्या करेगी बेटा, CH4 एथेन मेथेन ये वाली, ये हमारी मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड Cu2 उसके साथ रिएक्शन करेगी और क्या बना देंगे, कॉपर प्लस जो भी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे कोई ना कोई गैस प्रोडक्ट निकल जाएगा साइड में। जैसे अगर मैं CH4 लू, Cu2O से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा बेटा, 2 कॉपर प्लस, 2 कॉपर के बैलेंस करना पड़ेगा ना, कॉपर प्लस CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2 तो बैलेंस कर देंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के हिसाब से। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है? बांस के टुकड़े, बांस नहीं जानती, बेम्बू क्या बनते हैं, अच्छा लग गई। फिर से टिन के लिए भी यूज करते हैं बेटा, हमें क्या मिलेगा, टिन प्लस गैसियस प्रोडक्ट, प्लस क्या मिलेंगे, गैसियस प्रोडक्ट। हमारी भाषा में इसमें लिख लो, ये तो चलो मैं तरीके से लिखा दी, इसमें थ्योरी लिख लो। हाँ जी बेटा जी, साइड में ही हूँ, देख मैं तो एकदम गुस्सा नहीं करता मैं, कभी गुस्सा किया बेटा तेरे पे, ये अच्छी बच्ची है क्लास में। इसलिए को बेटा, फ्रेशली कट ग्रीन वुड पोल्स, फ्रेशली कट वुड पोल्स, हरे बांस के टुकड़े, टेकन इन ए कंटेनर, taken in a container, those have molten copper metal, those have molten copper metal, those have molten copper metal,
नेक्स्ट लिखो, हाइड्रोकार्बन गैस आर रिलीज्ड, हाइड्रोकार्बन गैस आर रिलीज्ड फ्रॉम वुड पोल्स। CO2 निकली तो हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन गैस आर रिलीज फ्रॉम वुड पोल्स एंड दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारे यहाँ पे किसका काम करती है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। अब ध्यान से, अब तो बेटा यहाँ से हमने क्वेश्चन आते हैं। अरे छोड़ो बात नहीं, ये कॉपी में आपको लिखने कि कौन सा एलॉय किससे बनता है, कौन सा एलॉय किससे बनता है। अब जैसे ब्रास बनाने में जिंक और कॉपर है, तो जिंक और कॉपर भी है, ठीक है। परसेंटेज याद नहीं होने चाहिए, कॉम्बिनेशन याद होने चाहिए, और इनके यूज पता होने चाहिए। इनके क्या पता होने चाहिए? यूज। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है। सिल्वर के भी तो अलॉय बनता है ना, एक और हाँ, जर्मन सिल्वर बनता है ना, सारे लिखे हुए इसमें। हमें इतना ही पढ़ना है, जिससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। जो एलॉय यहाँ लिखे हुए हैं वो हमें पता होने चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, अपना चैप्टर होता है कंप्लीट।